दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची भूतिया कहानियां केवल और केवल आपके अपने चैनल घोस्ट स्टोरीज पर। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी ही हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अभिनव है। तो चलिए अब ये कहानी अभिनव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए नीट की तैयारी शुरू की थी, तो उस वक्त हमारा कोचिंग में एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था और उसमें हम लगभग 8 से 9 दोस्त थे, जिनमें 4 से 5 तो लड़कियां थीं और 4 से 5 ही लड़के थे। हम लोगों की वो दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि हम लोग कभी कभार तो पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ सभी लोगों को अपनी अपनी जिंदगी की पटरी पर अलग अलग रास्तों पर निकलना ही पड़ता है। अब हम लोगों के साथ भी कुछ वैसा ही होता है। कुछ ही सालों के बाद कई लोग तो अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करके वहां से निकल गए, और जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे पर बैठे थे वो लोग निराश होकर वापस अपने घर पर चले गए। लेकिन मैं अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर अपने सपनों को साकार करने वालों में से था। इसीलिए मैं निराश होकर वापस अपने घर पर नहीं आया, बल्कि वहां से नीट में अपना सिलेक्शन लेकर मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जयपुर शहर को छोड़कर चला गया था। मैंने किस जगह पर अपनी ट्रेनिंग की ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन जब मुझे अपनी ट्रेनिंग करते हुए 3 साल का समय ही हुआ था, तभी अचानक से मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी इसलिए फिक्स की थी क्योंकि मेरे से जो बड़े मेरे भाई हैं, यानी कि जो मेरे बड़े भैया हैं, वो भी एक डॉक्टर ही हैं। अब उनके साथ साथ ही घर वालों ने हम दोनों भाइयों की एक साथ ही शादी करना सही समझा। इसी वजह से घर वालों को किसी जगह पर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया था जहां पर एक ही घर में 2 लड़कियां थीं, तो घर वालों ने हम दोनों ही भाइयों की शादी तय कर दी थी। और कुछ ही दिनों बाद वो समय आ जाता है जब मेरी शादी होनी थी। इसी वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर पर आ गया था। लेकिन अब शादी के फिक्स होते ही मुझे अपने उन पुराने दोस्तों की याद आने लगती है, और मैं सोचता हूं कि मैं अपने सभी पुराने दोस्तों को अपनी शादी में बुलाऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों को फोन करके ये बात नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उनके घर पर जाकर ही उन सभी लोगों को सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मुझे उनमें से लगभग सभी लोगों के घर का एड्रेस पता था। क्योंकि जब हम लोग साथ में रहकर पढ़ाई किया करते थे तो हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे, और कुछ दोस्तों के घर पर तो मैं कई प्रोग्राम में गया भी था। उन्हीं में से मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सलोनी था, और वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके पापा जयपुर की ही एक अच्छी खासी कंपनी में काम किया करते थे। इसी वजह से उनकी पूरी फैमिली यहीं पर रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मुझे किसी दूसरे दोस्त से पता चला था कि अब वो सभी लोग वापस अपने गांव चले गए हैं, यानी कि वो लोग अब हिमाचल प्रदेश लौट गए हैं। यहां आप लोगों को एक बात बता दूं कि सलोनी अपना नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाई थी, और इसी वजह से उसने कुछ ही दिनों तक कोशिश की, और उसके बाद उसने अपने उस सपने को छोड़ दिया था। और वो अब क्या कर रही थी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मेरे घर पर शादी का फंक्शन शुरू हो गया था और शादी के कार्ड वगैरह बंटना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं मेरे घर वालों से कहता हूं कि मेरे दोस्तों को तो मैं खुद ही जाकर कार्ड देकर आऊंगा। इसी वजह से मैं सबसे पहले तो जो मेरे 2-3 दोस्त जो कि जयपुर के ही आसपास में रहते थे,
उनको जाकर अपनी शादी का कार्ड देकर आता हूँ और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेता हूँ कि मैं खुद से ही हिमाचल प्रदेश जाकर सलोनी को अपनी शादी का कार्ड देकर आऊंगा। अब मैंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सलोनी मेरी सबसे अच्छी दोस्ती थी। भले ही उसने नीट का एग्जाम नहीं निकाला हो, लेकिन उस वक्त जब हम लोग साथ में पढ़ाई किया करते थे तो हम दोनों की काफी अच्छी खासी बनती थी और वो मेरे साथ अपने जीवन की कई बातें भी शेयर किया करती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आज खुद से ही जाकर उसको शादी का कार्ड देकर आऊंगा। फिर मैंने जयपुर से हिमाचल के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ी और मैं हिमाचल पहुंच गया। अब मुझे उसके गांव का और जिस टाउन में वो रहती थी उसका तो नाम पता था, लेकिन उसके घर का एड्रेस मेरे पास नहीं था। पर मैंने सोचा कि मैं उस गांव में और उस टाउन में जाकर उसके पापा के नाम से उसके घर के एड्रेस के बारे में पूछ लूंगा। फिर मैं कुछ करता भी वैसा ही हूं और जब मैं उसके टाउन में पहुंचता हूं तो वहां की हिमाचल की खूबसूरती को देखकर ही मैं काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं और उन हिमाचल की वादियों में घूमते घूमते ही मैं सलोनी के घर पर पहुंच जाता हूं। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे घर से इतनी दूर अकेले जाकर सलोनी को मेरी शादी का कार्ड देना मेरे जीवन की कितनी बड़ी भूल थी। और यहाँ पर मेरे साथ आगे चलकर जो डरावनी घटना होने वाली थी उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, वरना मैं कभी भी इस तरीके से मेरे घर से इतनी दूर उसको कार्ड देने के लिए नहीं आता। अब क्योंकि सलोनी से बात हुए भी मुझे काफी ज्यादा लंबा समय गुजर चुका था, इसी वजह से मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि वो अब कैसी हैं और इन दिनों क्या कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक दोस्ती के लिए ही अपने घर से इतनी दूर आ गया था। पर सलोनी के गांव में पहुंचने के बाद मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मेरी तो रूह ही कांप गई थी, क्योंकि उस दिन मेरे साथ एक इतनी भयंकर और डरावनी घटना होती है कि मैं आज तक भी उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आज के इस टाइम पर भी कोई ऐसी चीज हो सकती है। दरअसल जब मैं सलोनी के गांव में गया तो मैंने उसके पापा का नाम लेकर उसके घर के एड्रेस के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसके गांव में किसी भी इंसान से जब मैं उसके पापा का नाम लेकर उसके घर के बारे में पूछता तो उसके पापा का और उसका नाम सुनते ही वो आदमी जिससे मैं उसके एड्रेस के बारे में पूछता वो अजीब तरीके से घबराकर वहां से चला जाता और उसके एड्रेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताता। जब 4-5 लोगों के साथ यही सेम चीज हुई तो मैं सोचता हूँ कि आखिर ये गांव वाले उसके पापा का और उसका नाम सुनते ही इस तरीके से अजीब तरीके से घबराकर यहाँ से चले क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में मुझे एक बूढ़ा आदमी वहां पर अपनी भेड़ों को चराता हुआ मिलता है और मैं उसे जाकर सलोनी के घर के बारे में पूछता हूँ। लेकिन वो आदमी भी उसके बारे में सुनते ही पहले तो थोड़ा घबराता है और फिर मुझसे कहता है कि कहाँ से आए हो तुम। तो मैं उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताता हूँ कि इस तरीके से मेरी शादी है और वो मेरी दोस्त हैं जिसको मैं शादी का कार्ड देने के लिए आया हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि जिस तरफ से तुम आए हो उसी तरफ वापस लौट जाओ, क्योंकि जहां तुम जाना चाहते हो वहां जाना तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। जब मैं उस बूढ़े आदमी से इस बात की वजह जानने की कोशिश करता हूं कि वो मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो बूढ़ा आदमी मुझे कुछ भी बिना बताए वहां से चला जाता है और सिर्फ मुझे इतना ही कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो जैसे आए हो वैसे की वैसे ही लौट जाओ, वरना तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जाते वक्त भी वो बार बार मुझे सिर्फ यही बात बोल रहा था कि चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना है तो दोबारा यहाँ पर आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उसे बूढ़े आदमी के जाने के बाद मैं वहां सड़क के किनारे ही बने एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था कि तभी अचानक से ही चाय पीते पीते ही मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं। उस वक्त मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसको मेरे सामने देखते ही मेरी आंखों में चमक आ जाती है और मैं खुशी के मारे अपनी चाय को वहीं पर छोड़कर उस इंसान के पास दौड़ता हुआ जाता हूं। दरअसल उस वक्त जब मैं उस ढाबे पर बैठकर चाय पी रहा था तो मुझे वहीं उस ढाबे से ही कुछ सामान खरीदते हुए एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी वही दोस्त सलोनी थी जिसको मैं इतनी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब चाय पीते पीते अचानक से ही उसके ऊपर मेरी नजर पड़ती है
तो मैं वहीं दूर से ही बैठा बैठा जोर से उसको आवाज लगाता हूँ। और जब मैं उसको आवाज लगाता हूँ तो वो भी अचानक से पलटकर मेरी तरफ देखती है। और जब वो पलटकर मेरी तरफ देखती है तो उसकी शक्ल देखते ही मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसका चेहरा देखते ही मुझे ये यकीन हो गया था कि मैंने सही इंसान को आवाज लगाई है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चेहरे को देखकर मैंने आवाज लगाई है वही चेहरा आगे चलकर मेरे लिए कितना खतरनाक और डरावना साबित होने वाला है। अब सलोनी भी मुझको देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं भी उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता हूँ। जब मैं उसके पास जाकर रुकता हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे अभिनव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैं सलोनी से कहता हूँ कि अरे यार सलोनी, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं पिछले काफी समय से तुमको और तुम्हारे घर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने सलोनी को ऐसा कहा तो वो मुझसे कहती हैं कि मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी, मैं तो हर जगह पर ही भटकती रहती हूँ। जब वो मुझे ये लाइन बोलती हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं उससे कहता हूँ कि भटकती रहती हूँ, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो फिर उस बात को मजाक में डालते हुए मुझसे कहती हैं कि अरे मेरा मतलब है कि मेरा तो यही गांव है और मैं तो सारे दिन गांव में किसी न किसी काम से इधर उधर आती जाती ही रहती हूँ, और देखो ना, अब तुम्हें यहां पर मिल ही गई। जब बातें करते हुए मैं सलोनी की तरफ देख रहा था तो अब वो मुझे थोड़ी बदली बदली सी नजर आ रही थी। यानी कि जब हम लोग साथ में रहते थे उस वक्त तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती थी, लेकिन आज मुझे उसका चेहरा काफी ज्यादा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा था। और इसके साथ ही उसके चेहरे पर अब हल्की फुल्की झुर्रियां भी मुझे नजर आने लगी थीं, जिसको देखकर मैं उससे कहता हूं कि अरे सलोनी, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? तुम इतनी सी उम्र में ही किसी बूढ़ी औरत की तरह कैसे लग रही हो? मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो अजीब तरीके से मुझसे कहती हैं कि वो तो तुम जब घर पर चलोगे तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें इस तरीके से दिखाई क्यों दे रही हूं। उस वक्त मैं उसकी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता हूं और उससे कहता हूं कि हाँ चलो, घर चलो फटाफट, क्योंकि मुझे भी तुमको कुछ देखकर वापस घर पर लौटना है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर सलोनी मुझसे कहती हैं कि मेरे घर पर लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हमारी मर्जी के बिना वहां से कोई भी नहीं लौट पाता। और ये बात कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये मुझसे मजाक कर रही है, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहते थे तब भी उसका स्वभाव काफी ज्यादा मजाकिया था। इसके बाद मैं सलोनी के साथ उसके घर पर जाता हूं, लेकिन जब मैं उसके घर पर जाता हूं तो उसके घर को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि उसका घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जिसके अगल बगल में कोई दूसरा घर नहीं था, और वो घर सड़क से नीचे उतरकर एक खाई में आगे की तरफ बना हुआ था। दिखने में तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा और एक हवेली टाइप में बना हुआ था, लेकिन अब वो दिखने में काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से यहाँ पर किसी ने कोई सफाई ही ना की हो। वहां हर जगह पर धूल जमी हुई थी और ऊपर छत की तरफ भी काफी ज्यादा जाले लगे हुए थे। जब मैंने उसके घर की ये हालत देखी तो मैं उससे पूछता हूं कि अरे यार सलोनी, तुमने तो अपने साथ साथ इस घर की भी हालत काफी ज्यादा खस्ता कर रखी है। तुम्हारे घर को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कई दिनों से कोई साफ सफाई ही ना हुई हो। जब मैंने उससे ये बात कही तो वो फिर से मुझे अजीब तरीके से उस आवाज में कहती हैं कि हम लोगों को साफ सफाई पसंद नहीं है, हम लोग इसी तरीके से रहना पसंद करते हैं। अब यह बात कहते ही वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल आवाज में हंसने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि अरे मजाक कर रही हूं, अंदर आओ, तुम्हें सब कुछ बताती हूं कि इस तरीके से घर की यह हालत होने का क्या कारण है। इसके बाद मैं उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाता हूं, पर जब मैं उसके घर के अंदर जाता हूं तो उसका घर बाहर से भी कई गुना ज्यादा अंदर की तरफ से गंदगी से भरा हुआ था, और उसके घर में अंदर की तरफ पूरी तरीके से सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़कियों पर सभी जगह पर्दे लगे हुए थे और सिर्फ मेन दरवाजे के अलावा घर का बाहर की तरफ से कोई भी दरवाजा या खिड़की खुला हुआ नहीं था। इसके साथ ही उसके घर के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब तरह की स्मेल आने लगी थी। वो कुछ इस तरह की स्मेल थी जैसे कि उसके पूरे के पूरे घर में ही सीलन आई हुई हो। अक्सर बरसात के दिनों में कभी कभार जब घर में सीलन आ जाती है तब उस तरह की स्मेल आती है।
जिस तरह की स्मेल उस वक्त मुझे सलोनी के घर से आ रही थी। अब सलोनी उस ढाबे से जो सामान लेकर आई थी, वो उस सामान को अंदर एक कमरे में लेकर जाती है, पर उस सामान को कमरे में रखकर वो वापस बाहर की तरफ नहीं आती है। उस वक्त मैं उसके घर में ही रखे हुए एक सोफे के ऊपर बैठ जाता हूँ और उसके उस कमरे से बाहर आने का इंतजार करने लगता हूँ, पर वो काफी देर तक भी उस कमरे से बाहर नहीं आती है। इसके साथ ही वो जिस कमरे में गई थी, उस कमरे से मुझे किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कमरे में सलोनी के अलावा भी कोई और हो। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती है तो मैं वहीं पर बैठा बैठा उसे आवाज लगाता हूं कि अरे सलोनी, और कितना टाइम लगेगा, मुझे वापस भी जाना है। तो वो बाहर तो नहीं आती है, पर उस कमरे के अंदर से ही उसकी आवाज आती है कि अरे अभिनव, तुम यहीं आ जाओ। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं वहां से उठकर उस कमरे के अंदर जाता हूं, पर जब मैं उस कमरे की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था तो उस वक्त मुझे एक अजीब तरह का डर महसूस हो रहा था। और उस वक्त पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार मेरा मन मुझसे कह रहा था कि मुझे उस कमरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसा डर महसूस किया था। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम डॉक्टर लोग डर के जैसी कोई भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं उस दिन पहली बार मुझे सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपनी जिंदगी में मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा मैं उस दिन उस कमरे में जाते वक्त कुछ पल के लिए महसूस कर रहा था। जब मैं उस कमरे में गया तो मुझे दिखाई देता है कि वो कमरा पूरी तरीके से अंधेरे से भरा हुआ है और उस कमरे में ऊपर की तरफ एक रोशनदान है जिसमें से कुछ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। शुरू में तो उस कमरे में अचानक से जाते ही मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उस कमरे में उस रोशनदान की रोशनी के अंदर मुझे थोड़ा बहुत जब दिखाई देने लगता है तो मैं देखता हूं कि वो कमरा बाहर की तरह ही काफी ज्यादा गंदा सा है और उस कमरे में एक बेड पर एक बूढ़ा सा आदमी और एक बूढ़ी सी औरत लेटी हुई है, जिनके बगल में ही सलोनी बैठी हुई है। उस बूढ़े आदमी और उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं उन लोगों से नमस्ते करता हूं। मेरे नमस्ते करने पर वो लोग भी अपने हाथ से मेरी तरफ इशारा करते हैं और मुझे बैठने के लिए कहते हैं। उस वक्त उस कमरे में उस बेड के बगल में ही एक कुर्सी रखी हुई थी जिसके ऊपर मैं बैठ जाता हूं, लेकिन जब मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठता हूं तो कुर्सी पर बैठते ही मुझे अपने हाथ पर काफी ज्यादा धूल लगी हुई नजर आती है। उस धूल को देखकर मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि आखिर कोई इंसान इतनी ज्यादा गंदगी में कैसे रह सकता है, और वो भी एक ऐसी लड़की जो कि अपने कपड़ों पर एक हल्का सा दाग भी नहीं लगने देती थी। आज वो इतनी ज्यादा गंदगी में कैसे रह रही हैं? मुझे यह चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसके साथ ही उस वक्त मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कुर्सी पर बैठने के बाद सलोनी मुझसे कहती हैं कि ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये पिछले काफी लंबे समय से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और मैं सारे दिन इन लोगों की सेवा में ही लगी रहती हूँ। इसी वजह से मुझे इस घर की साफ सफाई करने का टाइम नहीं मिलता है। इन लोगों का ध्यान रखने के चक्कर में ही मैंने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना छोड़ दिया है। इसी वजह से मैं तुम्हें इस तरीके से दिखाई दे रही हूँ। सलोनी के मुंह से यह बात सुनने के बाद मैं उसे कहता हूं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। उससे बातें करते करते ही मैं अपने बैग से अपनी शादी का कार्ड निकालता हूं और उस कार्ड को सलोनी की तरफ अपने हाथ से देने के लिए उठाता हूं। मेरे हाथ में वो चीज देखकर सलोनी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगती है। शायद उस वक्त मेरे हाथ में मेरी शादी का कार्ड देखकर उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जब मैंने उस वो कार्ड देते हुए कहा कि इतनी तारीख को मेरी शादी है और तुमको अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर शादी में आना है, तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया था और वो उस शादी के कार्ड को लेकर अजीब तरीके से उसको देखने लगती है। उस वक्त बेड पर लेटे हुए उसके मम्मी पापा भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। उस वक्त सलोनी का यह रिएक्शन देखकर मैं शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहा था कि वो इस तरीके से उस शादी के कार्ड को क्यों देख रही हैं, क्योंकि जब हम लोग जयपुर में अपनी पढ़ाई किया करते थे तब सलोनी ने मुझे कई बार ये बात कही थी कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैंने उसे उस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरा डॉक्टर बनने का सपना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है,
एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में हम सभी लोग अलग अलग हो गए और काफी लंबे समय से मेरी सलोनी से कोई भी बात नहीं हुई थी और ना ही सलोनी ने मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। आज मैं ही अपनी शादी का कार्ड लेकर इतनी दूर उसके घर पर गया था, पर जब सलोनी ने मेरे उस शादी के कार्ड को देखा तो वो अजीब तरीके से अपनी मम्मी पापा से कहने लगती हैं कि इसने तो अपनी शादी फिक्स कर ली। अब वो बार बार अजीब तरीके से यही बात अपने मम्मी पापा से कहती जा रही थी और यह बात कहते कहते ही वो वहां पर रोने लग जाती हैं। मुझे लगा कि शायद वो थोड़ी इमोशनल हो गई हैं, पर जिस वक्त सलोनी उस शादी के कार्ड को देखकर अपने सिर को नीचे करके रो रही थी, उस वक्त उसके सिर के बाल पूरे के पूरे खुले हुए थे। इसी वजह से जब वो अपने मुंह को नीचे की तरफ करके रो रही थी तो उसके सिर के बाल दोनों तरफ उसके चेहरे के साइड में आए हुए थे। इसी वजह से मुझे ठीक तरीके से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और उस वक्त जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा भी था, तो एक उस वजह से भी मुझे कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब सलोनी रो रही थी तो जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, उस कमरे का दरवाजा अजीब तरीके से चर्र चर्र की आवाज करते हुए धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है और उस दरवाजे के बंद होते ही उस कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। इससे पहले कि मैं उठकर उस दरवाजे को खोलता, उससे पहले ही रोते हुए सलोनी अपनी आवाज में जोर जोर से कहने लगती हैं कि तूने अपनी शादी तय कर ली, तूने अपनी शादी तय कर ली। और इस बार जब वो ये बात कह रही थी तो उसकी आवाज पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो आवाज आप बहुत ज्यादा भारी भारी हो चुकी थी और ये बात कहते कहते ही वो अचानक से एक झटके के साथ अपने बालों को साइड में करते हुए मेरी तरफ देखती है और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ घूमता है तो अब उसके चेहरे को देखते ही मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं और मैं एक झटके के साथ अचानक से ही जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था उस कुर्सी से उछलकर नीचे गिर जाता हूं और एक ही पल में मेरे ललाट की सारी नसें खड़ी हो जाती हैं और मेरे पूरे बदन से पसीना आने लगता है, क्योंकि जैसे ही सलोनी ने अपना चेहरा मेरी तरफ पलटा तो अब उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। और सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसका हुलिया भी पूरी तरीके से बदल चुका था। चेहरे के साथ साथ उसके हाथ और पांव भी दिखने में अब काफी ज्यादा बदल चुके थे और वो सूख कर किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रही थी। साथ ही जिन हाथों में उसने उस शादी के कार्ड को पकड़ रखा था, अब उसके वो हाथ मुझे किसी बूढ़ी औरत की तरह नजर आ रहे थे और उसके हाथों के नाखून काफी लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे। पर उन सब से भी ज्यादा डरावना मेरे लिए उसका चेहरा था, जो कि पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसका चेहरा सच में किसी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रहा था, जो कि पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ था। यानी कि उस वक्त उसके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां आ गई थीं और वो दिखने में अब किसी डायन की तरह नजर आ रही थी। अब सलोनी का वो रूप देखकर मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरा शरीर वहीं की वहीं पूरी तरीके से अकड़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर को ही लकवा मार गया हो, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। अब इससे पहले कि मैं सलोनी के उस रूप को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता, उससे पहले ही मेरी नजर अचानक से उसके माँ बाप की तरफ भी जाती है। अब उस बेड पर उसके माँ बाप नहीं बल्कि जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले उसके माँ बाप मुझे उस बेड पर आधे लेटे और आधे बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, अब बिल्कुल वैसे की वैसे ही उस बेड पर दोनों तरफ दो कंकाल लेटे हुए थे। यानी कि ठीक उसी तरीके से वो कंकाल आधे लेटे हुए और आधे बैठे हुए थे और उन दोनों के ऊपर हैं जिस तरीके से पहले कंबल ढाली हुई थी, वैसे ही अब उनकी कमर तक उन कंकालों के ऊपर वह कंबल डाली हुई थी और वो कमरा काफी ज्यादा दुर्गंध देने लगा था। अब मेरे लिए वहां पर सांस लेना भी काफी ज्यादा दुश्वार हो रहा था। उस कमरे की वह हालत और सलोनी का वो रूप देखकर मुझे समझ में आ गया था कि गांव वालों से उनके घर का एड्रेस पूछते ही गांव वाले इस तरीके से घबराकर वहां से क्यों जा रहे थे। और इसके साथ ही मुझे ये भी समझ में आ गया था कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे ये क्यों कहा था कि अपने आप को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो उस घर में जाने की गलती कभी भी मत करना। अब सलोनी, जो कि पूरी तरीके से एक डायन का रूप ले चुकी थी, वो मुझे अजीब तरीके से चिल्लाते हुए कहती हैं कि तूने मुझसे बिना पूछे अपनी शादी कैसे तय कर ली।
तुझे पता भी है कि मैं तुझे कितना चाहती थी। मैंने तो तेरे को लेकर क्या क्या सपने सजाए थे और तूने एक ही पल में मेरे उन सारे सपनों पर पानी फेर दिया। और इतने दिनों से तूने ना ही ये जानने की कोशिश की कि मैं किस हाल में हूं, मेरे साथ आखिर क्या क्या हो रहा है। अब ये बात कहते कहते ही वो उस बेड से उठती हैं और अजीब तरीके से किसी बहुत ही ज्यादा बूढ़े इंसान की तरह हिलते हिलते मेरे पास आती हैं और मेरे पास आकर मेरे बगल में नीचे जमीन पर फर्श पर ही बैठ जाती हैं। वहां पर बैठते ही वो अजीब तरीके से मेरे पास में आने की कोशिश करती हैं। जब वो मेरे इतने ज्यादा करीब आकर बैठती हैं तो मुझे उसका वो रूप और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब सलोनी की आवाज पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो किसी मर्द की तरह बहुत ही भारी भारी आवाज में बात कर रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में आ चुका था कि सलोनी शायद अब जिंदा नहीं रही, बल्कि उसके साथ और उसके घर वालों के साथ यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज इसने अपना यह रूप धारण कर रखा है। लेकिन अब मुझे ये भी समझ में आ चुका था कि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर इसके पास रुक रहा तो ये मुझे यहीं पर मौत के घाट उतार देगी। अब मुझे किसी भी तरह से उसके चंगुल से अपने आप को बचाकर वहां से निकालना था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहां से कैसे निकालूं। जब वो मेरे पास आती है तो मेरे पास आकर उसने अचानक से अपने एक हाथ को मेरे सीने पर फेरना शुरू कर दिया था। जब वो मेरे सीने पर अपना हाथ फेर रही थी तो उस वक्त मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं 1 इंच भी वहां से इधर उधर हिल सकूं। अब मेरे सीने पर हाथ फेरते फेरते ही वो अपने हाथों की उंगलियों के लंबे लंबे नाखूनों से मेरे सीने को नोचने लगती है और उस वक्त वो बहुत जोर जोर से मेरे सीने को कुरेद रही थी, जिसकी वजह से मेरे सीने से अलग अलग जगह से उसके नाखूनों के काटने के निशान भी हो गए थे और वहां से मेरा हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। अब जब वहां से मेरा हल्का हल्का खून निकलने लगता है तो वो अपने चेहरे को मेरे काफी ज्यादा करीब लाती है और मेरे काफी ज्यादा करीब अपना चेहरा लाकर वो अचानक से अपने मुंह से अपनी जीभ बाहर निकालती है। उस वक्त उसकी जीभ इतनी ज्यादा लंबी बाहर निकल कर आती है कि किसी भी इंसान की जीभ इतना ज्यादा लंबा बाहर निकल कर नहीं आ सकती थी। और वो अपनी लंबी सी जीभ से अचानक से मेरे सीने से निकल रहे उस खून को चाटने लगती है। जब उसने 1-2 बार में ऐसा किया तब ये चीज देखते ही मेरी आंखें बहुत ज्यादा डर के मारे बाहर की तरफ आने वाली थीं। उस वक्त मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था और मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके साथ ही मेरा दिल अब दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उस वक्त मैं चाह कर भी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। मैं किसी और तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहा था कि मैं किस तरह से यहां से भागकर बाहर निकलूं। फिर वो अचानक से ही वहां से खड़ी होती है और जब मैं फर्श पर वहां पर पड़ा हुआ था तो मेरे एक पैर को पकड़कर मुझे वहां से घसीटते हुए वो कहीं पर ले जाने लगती हैं। पर जब वो मुझे वहां से ले जा रही थी तो मैं किसी तरह से हिम्मत करके उसे इतना तो कह पाता हूं कि अरे सलोनी, तुम मुझे कहां लेकर जा रही हो। लेकिन अब वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। अब जो दरवाजा बंद हो गया था वो एक हाथ से उस दरवाजे को खोलती है और मुझे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ लेकर जाती है। वहां से वो मुझे उसके घर में जो सीढ़ियां बनी हुई थी उन सीढ़ियों की तरफ घसीटते हुए ले जाती हैं और अब वो मुझे उन सीढ़ियों से भी वैसे की वैसे ही घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगती हैं। उस वक्त तक मैंने सोच लिया था कि अगर अब मैंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो जल्द ही मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा। इसी वजह से मैं वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता हूं कि बचाओ बचाओ। लेकिन थोड़ी ही देर चिल्लाने के बाद मुझे समझ में आ जाता है कि यहां पर मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो घर बना ही एक ऐसी जगह पर था जिसके अगल बगल में कोई भी घर नहीं था और वहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान जब मैं उस घर में आया था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे दिमाग में आता है कि अब तो अपने आप को बचाने का शायद एक ही रास्ता है और वो है भगवान को याद करना। इसी वजह से मैं मन ही मन अपनी कुलदेवी को याद करने लगता हूं और उनसे प्रार्थना करने लगता हूं कि हे माता रानी, मुझे किसी भी तरह इस डायन के चंगुल से यहां से बाहर निकालो और मुझे एक बार अपनी शक्ति से जीवन दान दो। अब मैं बहुत ज्यादा घबराते हुए मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी जब वो चुड़ैल उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए
ऊपर की तरफ मुझे घसीट कर लेकर जा रही थी तो उनकी सीढ़ियों में एक तरफ एक खिड़की लगी हुई थी। उस वक्त उस खिड़की के शीशे से एक बहुत तेज रोशनी आकर उस चुड़ैल के ऊपर गिरती है और जैसे ही उस चुड़ैल के ऊपर वो रोशनी आकर गिरती है तो वो अचानक से अपने एक हाथ से अपनी आंखों को उस रोशनी से बचाने लगती है। पर जब वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को उस रोशनी से नहीं बचा पाती है तो फिर जिस हाथ से मेरा एक पैर पकड़कर वो मुझे घसीट रही थी, अब वो उस हाथ से मेरा पर छोड़ देती है और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर उस रोशनी से अपनी आंखों को बचाने लगती है। उस वक्त वो अजीब अजीब तरीके की आवाज भी निकाल रही थी, जैसे कि उसको उस रोशनी से काफी ज्यादा पीड़ा हो रही हो। अब अपने आप को उस चुड़ैल के चंगुल से छूटते ही मैं सोचता हूं कि शायद ये माता रानी का ही कोई चमत्कार है और मेरे पास यही मौका है अपने आप को यहां से बाहर निकालने का, क्योंकि अगर एक बार इसके ऊपर ये रोशनी पड़ना बंद हो गई तो फिर तो ये मुझे यहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। इसी वजह से मैं मौका देखकर धीरे धीरे वहां से उठता हूं और माता रानी का नाम जपते जपते ही फटाक से उस घर से बाहर की तरफ भाग कर आता हूं और बाहर की तरफ भाग कर आते ही मैं बिल्कुल भी पलटकर उस घर की तरफ नहीं देखता हूं। मेरे शरीर में उस वक्त जितनी भी ऊर्जा थी, अपने पूरे शरीर की ऊर्जा लगाकर मैं काफी तेज रफ्तार में भागते हुए वहां से निकलकर ऊपर सड़क की तरफ आता हूं और अब मैं उसी ढाबे की तरफ भागने लगता हूं जिस ढाबे पर मुझे वो मिली थी। जब मैं उस ढाबे पर पहुंच जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस ढाबे पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है जो थोड़ी ही देर पहले मुझे भेड़े चराते हुए मिला था। जब मैं बदहवास होकर उस बूढ़े आदमी के पास भागता हुआ जाता हूं और उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुई सारी घटना बताता हूं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस घर में जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। आज पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ है जो उस घर में जाने वाला एक इंसान जिंदा बचकर आया है, वरना आज से पहले जो भी कोई उस घर के अंदर गया है ना ही तो उसकी लाश उस घर के अंदर मिली है और ना ही वो कभी उस घर से बाहर आया है। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने मुझे सलोनी के उस घर की जो कहानी बताई, उसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन की खिसक गई थी और मुझे सच में इस चीज का एहसास हुआ कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आज से कई साल पहले जब तुम्हारी उस दोस्त का बाप जयपुर उस कंपनी में काम किया करता था तो उसने वहां पर कोई घोटाला कर दिया था और वो उस जगह से घोटाला करके वहां से भागकर यहां पर आ गया था। पर यहां आने के बाद भी उसको पुलिस पकड़कर ले गई थी और पूरे गांव में उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। उस बेइज्जती को वो सहन नहीं कर पाया। इसी वजह से तुम्हारी दोस्त के साथ साथ उसके माँ बाप ने भी उसी घर में फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। एक रोज गांव में जब अजीब तरह की बदबू फैलने लगी तो गांव वालों ने इस चीज का पता लगाने की कोशिश की कि ये बदबू किस तरफ से आ रही है। तो थोड़ी ही देर बाद गांव वालों को पता लगा कि ये बदबू उस घर की तरफ से आ रही है। फिर कुछ गांव वाले एक साथ उस घर में गए तो उस घर के अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन तीनों की लाश उस घर में फांसी के फंदे से लटकी हुई थी और उनकी उस लटकी हुई लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कई दिनों से यहां पर ऐसे ही लटके हुए हैं, क्योंकि उस वक्त तक उनकी उस लाश से काफी ज्यादा भयंकर बदबू आ रही थी जो कि अब हवा के साथ साथ पूरे गांव में फैलने लगी थी। लेकिन उसके बाद जो कोई भी उस घर की तरफ गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा और कुछ लोगों की तो लाश भी नहीं मिली। इसी वजह से पूरे गांव वाले उस घर को भूतिया मानते हैं और कई बार गांव में भी रात के वक्त कई लोगों को उन तीनों लोगों की आत्मा इधर उधर भटकती नजर आती है। वो लड़की तो मरने के बाद भी कई बार कई दुकानों पर सामान मांगने के लिए चली आती है और वो किसी दुकान पर इस तरीके से जाती है जैसे कोई जिंदा इंसान सामान लेने के लिए जाता है, पर दुकान वाला उसको देखते ही समझ जाता है कि अगर मैंने इसको कुछ भी कहा तो ये मुझे यहीं पर मार देगी। इसी वजह से वो आत्मा जो भी सामान उस दुकान वाले से मांगती है वो दुकान वाला उसको वो सामान दे देता है। वो बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि मैं इस ढाबे पर इसी वजह से बैठा हूं क्योंकि इस ढाबे वाले ने थोड़ी ही देर पहले मुझे बताया कि उस लड़की आत्मा इस ढाबे पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी
और इस ढाबे वाले को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि ये वो जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा है। पर इस ढाबे वाले ने जब मुझे बताया कि एक लड़का उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ गया है, तभी मैं समझ गया था कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। मुझे तो तुम्हें इस तरीके से जिंदा देखकर ही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उसके बाद जब मैं वहां से अपने घर वापस जयपुर लौट कर आ गया, तो जयपुर लौट के बाद भी कई बार मुझे अपनी गली में रात के वक्त सलोनी की आत्मा भटकती हुई नजर आती थी, और वो अक्सर मेरे घर के बाहर मेरे कमरे की ही खिड़की के नीचे खड़ी रहती थी। जब मैंने अपने घर वालों को यह बात बताई, तो घर वालों ने हमारी कुलदेवी से जाकर उस चीज के बारे में पूछने की कोशिश की। अब मेरे घर में जो मेरी ताईजी थी, उनके अंदर हमारी कुलदेवी की छाया आती थी, यानी कि माता रानी उनके शरीर के अंदर आकर हम लोगों को बातें बताया करती थी। इसी वजह से जिस दिन माता रानी मेरी ताईजी के अंदर आई, तो उन्होंने मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा किया और मुझसे कहा कि मूर्ख बालक, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि उस दिन मैं तुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाकर लाई थी। अगर उस दिन मैं सही समय पर वहां पर नहीं पहुंचती, तो आज तू यहां पर जिंदा नहीं बैठा होता और तेरे घर वालों को तेरी लाश भी नहीं मिलती। फिर हमने माता रानी से कहा कि माता रानी, उस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पीछे यहां जयपुर तक आ गई है। तो माता रानी हमसे कहती हैं कि वो सिर्फ एक भटकती आत्मा है, वो तुम्हारे घर के बाहर ही भटक सकती है, वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकती और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। पर जब कभी तुम बाहर जाओ, तो मेरा स्मरण करके ही घर से बाहर निकलना। फिर उसके बाद घर से बाहर जाने के बाद भी वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और आज के बाद ना ही वो तुम्हें कभी दिखाई देगी। उस दिन से लेकर आज का दिन है, मुझे उस लड़की की आत्मा कभी भी दिखाई नहीं दी, लेकिन मैंने वो हादसा होते ही मेरे बाकी के जो सभी दोस्त थे, उनको उसके बारे में बता दिया था, ताकि वो लोग मेरी तरह किसी घटना का शिकार ना हो जाए। मैंने सलोनी की जो सारी हकीकत थी, वो भी उन लोगों को बता दी थी। लेकिन आज भी मुझे इस बात पर कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि एक इतनी अच्छी लड़की सिर्फ अपने पापा की गलती की वजह से आज एक ऐसे रूप में या फिर एक ऐसी स्थिति में चली गई है जहां शायद उसे नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल घोस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी हो सकता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, अगर रह सके तो। धन्यवाद।